नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा टॉपिक चल रहा है संकुल यौगिकों का स्थायित्व। और स्थायित्व में हमने ये जाना कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य बॉन्ड जितना मजबूत होगा वो संकुल यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी पाया जाएगा। हमने संकुल यौगिकों के स्थायित्व को केएस मतलब स्थायित्व स्थिरांक, विरचन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक के आधार पर जाना कि अगर केएस की वैल्यू ज्यादा है तो संकुल यौगिक ज्यादा स्थायी होगा, केएस की वैल्यू कम है तो संकुल यौगिक कम स्थायी होगा। दूसरा, हमने इनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पहले हमने देखा केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश। अब आवेश का मान जितना ज्यादा होगा संकुल यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। फिर आकार का मान जितना छोटा होगा संकुल यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तीसरा है लिगेंड की प्रबलता या क्षारीय प्रकृति। तो लिगेंड जितनी ज्यादा प्रबल होगी अर्थात उसकी लोन पेयर डोनेटिंग क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो संकुल यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। और चौथा अब हम पढ़ने वाले हैं कीलेटीकरण या कीलेट लिगेंड। कीलेटीकरण या कीलेट लिगेंड। तो जिन संकुल यौगिकों में कीलेट लिगेंड होती है वो ज्यादा स्थायी होते हैं। अब ये कीलेट लिगेंड क्या होती है वो हम समझते हैं। तो देखिए, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जो एक साथ दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग केंद्रीय धातु परमाणुओं को लोन पेयर देने के लिए करते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। मतलब एक तरह से या तो द्विदंतुक हो, त्रिदंतुक हो, चतुर्दंतुक हो, पंचदंतुक हो, षटदंतुक हो, ये सब कीलेट लिगेंड कहलाएंगे। एक दंतुक लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड नहीं कहेंगे। तो वे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जो एक साथ दो या दो से अधिक लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देकर एक वलय बनाती है उसको हम कीलेट वलय कहते हैं। और ऐसी लिगेंड क्या कहलाती है? कीलेट लिगेंड। और ये प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे Na या कॉपर CuEn का होल 2+2 एक यौगिक है। अब इसमें En कैसी लिगेंड है? द्विदंतुक, तो इसको हम कीलेट लिगेंड कह सकते हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जैसे हम जानने का प्रयास करें तो ये हो गया कॉपर +2 और कितनी एन जुड़ेंगी इससे? 2 CH2 और NH2 और NH2। अब देखो द्विदंतुक लिगेंड है, यहाँ दोनों एन लोन पेयर देंगे तो एक तो एथिलीन डायमीन ये हो गई, एक दूसरी साइड में हो जाएगी जैसे CH2 NH2 और NH2 इधर से लोन पेयर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ जो ये वलय बनी है जिसको हम कीलेट वलय कहेंगे, ये जो वलय, ठीक है। तो यहाँ एथिलीन डायमीन कैसी लिगेंड है? कीलेट लिगेंड। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा उदाहरण देखिए, FeOX का OX मतलब ऑक्सीलेटो का होल थ्राइस और -3। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीलेटो लिगेंड कैसी लिगेंड है? द्विदंतुक है तो ये भी कीलेट लिगेंड की तरह काम करेगी। जैसे Fe+3 तो हो जाएगा सेंटर में। अब देखिए इसमें एक ऑक्सीलेटो लिगेंड C डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ लोन पेयर दे रहा है, इधर O माइनस लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, एक तो इधर जुड़ गई, एक दूसरी साइड में जुड़ जाएगी इधर C डबल बॉन्ड O लोन पेयर दे रहा है, इधर O लोन पेयर दे रहा है O माइनस। ऐसे ही नीचे C
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ लोन पेयर दे रहा है O माइनस। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीडेटर लिगेंड जोड़ गई? 3, और एक वलय, जटिल वलय बन गई। इस वलय को हम कहेंगे कीलेट वलय, और ऐसी लिगेंड कहलाएंगी कीलेट लिगेंड, और यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? कीलेटीकरण। अर्थात वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और एक साथ लोन पेयर देकर केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरकर एक जटिल वलय बनाते हैं, उसको हम कीलेट वलय कहते हैं, और ऐसी लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाती है, और ये प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। अब देखिए जिन यौगिकों में कीलेट लिगेंड होती है वे सामान्य यौगिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। जैसे ये कॉपर का एक यौगिक है, अगर इसी में हम CuNH3 का होल 4 +2 की अगर हम बात करें इस यौगिक की, इसकी और इसकी, देखो इसमें NH3 एक सामान्य लिगेंड है, एक दंतक लिगेंड, और इसमें En एक द्विदंतक यानी कि कीलेट लिगेंड है। तो इन दोनों में कौन सा यौगिक ज्यादा स्थायी होगा? जिसमें कीलेट लिगेंड पाई जाती है। तो वे यौगिक जिनमें कीलेट लिगेंड उपस्थित होती है वे सामान्य लिगेंड वाले यौगिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं, ये हमने जाना। ठीक है, तो इस टाइप का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे संकुल यौगिकों का महत्व। संकुल यौगिक कहाँ उपयोग में आते हैं, इनका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, वो हमको जानना है। ठीक है, संकुल यौगिकों का महत्व। संकुल यौगिकों का महत्व, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको फिर PDF अपलोड कर दी जाएगी नोट्सों की, और आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, संकुल यौगिकों का महत्व। अब देखो महत्व को हम 3-4 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला है जैविक प्रणाली में। जैविक प्रणाली में देखिए सजीवों में बहुत सारे संकुल यौगिक ऐसे बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। उसमें 3-4 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पहला जो हम क्लोरोफिल देखते हैं, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है, और क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशग्राही केंद्र की तरह कार्य करता है। तो ये भी एक संकुल यौगिक है मैग्नीशियम का, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोफिल किस धातु का संकुल यौगिक है? मैग्नीशियम। दूसरा है, इसमें हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में RBC की सतह पर पाया जाता है, और ऑक्सीजन परिवहन यानी कि गैसों के परिवहन में अपनी भूमिका निभाता है। जो Fe का संकुल यौगिक है आयरन का। किसका संकुल यौगिक है? आयरन का। ऐसे ही तीसरा है विटामिन B12। विटामिन B12, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमीन, और ये कोबाल्ट की संकुल यौगिक है। किसकी संकुल यौगिक है? कोबाल्ट, जो हमारे रक्त निर्माण को प्रेरित करती है। ठीक है, तो विटामिन B12 किसका संकुल यौगिक है? कोबाल्ट का। ऐसे ही चौथा यौगिक है एक सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन, सिस का मतलब यहां संपर्क से है, सिसप्लेटिन। तो PTNH3 का होल 2 Cl2, ये एक संकुल यौगिक है जो कैंसर के उपचार में काम आता है। सिसप्लेटिन किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। किसका संकुल यौगिक हो गया? प्लेटिनम का, सिसप्लेटिन। उसके बाद पांचवा है BAL, जिसको शॉर्ट में BAL कह रहे हैं, पूरा नाम है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड।
ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड ये एक संकुल यौगिक है जो काम आता है, जो अपने जहरीले धातु हैं जैसे Pb हो गया, Sb हो गया, Hg हो गया, Sn हो गया, ये जो जहरीले धातु हैं इनकी विषाक्तता मतलब जहरीलेपन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपना जैविक प्रणाली में संकुल यौगिकों का महत्व हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लोरोफिल किस धातु का संकुल यौगिक है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन किस धातु का संकुल यौगिक है? Fe। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहां आता है धातुओं के शुद्धिकरण में। किसमें? शुद्धिकरण। दूसरा है धातुओं के शुद्धिकरण। देखो धातुओं का शुद्धिकरण का मतलब है कोई आपके पास अशुद्ध धातु है उससे आप शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है निकेल शुद्धिकरण की मोल्ड विधि। निकेल शुद्धिकरण की मोल्ड विधि यहां हम पढ़ेंगे। तो देखो जैसे Ni अशुद्ध Ni, अब इसके साथ अशुद्धियां मिली हुई हैं। क्या मिली हुई है? अशुद्धियां। और इसको जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप गर्म करेंगे तो यौगिक बनेगा NiCO का होल 4 टेट्रा कार्बोनेट निकेल 0। एक संकुल यौगिक है जो एक वाष्पशील यौगिक है। ऐसा यौगिक है वाष्पशील संकुल यौगिक जो उड़ जाएगा, वाष्प अवस्था में अलग हो जाएगा, अशुद्धियां वही रह जाएंगी, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? NiCO का होल 4 इसको गर्म किया जाएगा उच्च ताप पर। Na अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, CO उड़ जाएगा और Na क्या हो गया? अशुद्ध Na हमको प्राप्त हो जाएगा, निकेल, शुद्ध निकेल। कुल मिला के ये अशुद्ध निकेल से शुद्ध निकेल प्राप्त करने की मोल्ड विधि है जिसमें संकुल यौगिक बनता है। संकुल यौगिक वाष्पशील होने के कारण उड़ जाता है। ठीक है। तो एक उदाहरण यहां हम धातुओं के शुद्धिकरण